Hello everyone, I am Mr. Suman Kumar and I welcome you all on our beautiful channel The Alpha Physics Classes। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है। तो चलिए अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फिजिक्स है और ये हमारा जो फिजिक्स है क्लास 12th का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक चैप्टर है हमारे क्लास 12th में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। और इसी चैप्टर के अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है कूलॉम्स लॉ, और यही हमें आज समझना है कूलॉम्स लॉ के बारे में कि ये होता क्या है, ये हमें क्या बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो कूलॉम्स लॉ है हमें क्या बताते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है, पहले लिख लेते हैं। कूलॉम्स लॉ ये हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स that the force of interaction between any two-point charges is directly proportional to the multiplication of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them, ये कूलॉम्स लॉ बच्चे। ये कूलॉम्स लॉ हमें क्या बताता है, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेज, पॉइंट चार्जेज के बारे में भी अभी हम जानेंगे कि ये पॉइंट चार्जेज होते क्या हैं। इट स्टेट्स दैट the force of interaction between any two point charges is directly proportional to the multiplication of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ये कूलॉम्स लॉ ये क्या हमें बता रहा है, इसी चीज को हमें समझना है। तो चलिए अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो इसको मिटाते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले जो है हमें इसमें एक चीज समझना होगा कि ये पॉइंट चार्जेज क्या होते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज क्या होता है। एक्चुअली पॉइंट चार्ज का मतलब होता है छोटे छोटे चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है छोटे छोटे चार्ज। सपोज मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे हाथों में एक छोटा सा कोई बॉल है, मेटेलिक बॉल है, कोई छोटा सा मेटेलिक बॉल है, इतना छोटा। तो ये छोटा सा बॉल है, उस पर कुछ चार्जेज हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो बॉल है छोटा सा, इसके ऊपर जो चार्जेज हैं वो है पॉइंट चार्जेज। अब मेरे दूसरे हाथों में एक बड़ा सा बॉल है, इतना बड़ा सा बॉल है, और उस पर भी चार्ज पूरे बॉल पर बिखरा पड़ा है। तो क्या ये बड़ा सा बॉल जो होगा एक पॉइंट चार्जेज होगा? आंसर होगा इसका नहीं, ये पॉइंट चार्जेज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस छोटे से बॉल को अगर आप बहुत दूर रख दें अपने से, तो बड़ा सा बॉल आपको छोटा दिखने लगेगा। तो उस स्थिति में वो बड़ा सा जो बॉल था जिसके ऊपर चार्ज पूरा बिखरा पड़ा था, वो बॉल भी पॉइंट चार्जेज हो जाएंगे। तो पॉइंट चार्जेज का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज छोटे से स्पेस में हो,
अगर कोई चार्ज छोटा सा स्पेस में हो तो उसे हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो है दो बॉल है, इसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, एक बॉल है ये छोटा सा, एक बॉल है ये बड़ा सा। इस बॉल पर भी 1 कूलम्ब चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है इस बॉल पे, छोटे से बॉल पे 1 कूलम्ब चार्ज है। ये बड़ा सा बॉल है, इस पर भी 1 कूलम्ब ही चार्ज है, इस पर भी 1 कूलम्ब का ही चार्ज है। तो ये छोटा सा बॉल पे जो 1 कूलम्ब का चार्ज है, इसके सरफेस पे पूरा बिखरा पड़ा है, ये 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे से स्पेस में है, लेकिन ये 1 कूलम्ब चार्ज जो है ये इस बड़ा सा बॉल पे बड़ा सा स्पेस में है। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में पॉइंट चार्जेज नहीं होंगे, लेकिन ये पॉइंट चार्जेज हैं। चूंकि छोटा सा स्पेस में ये 1 कूलम्ब चार्ज है, यहाँ पर भी 1 कूलम्ब का ही चार्ज है, लेकिन ये बड़ा सा स्पेस में है, तो ये अभी पॉइंट चार्जेज नहीं है। अगर इस बड़े से बॉल को अगर आप अपने से बहुत दूर रख दो तो ये बड़ा बॉल आपको छोटा दिखने लगेगा, इस तरह से छोटा दिखने लगेगा, और आपको लगेगा ऐसा कि ये जो चार्जेज हैं, जो चार्जेज बड़ा सा स्पेस में मेरे पास में था, जब हमसे दूर चला गया तो वो चार्ज अब छोटे से स्पेस में आ चुका है और वो अब पॉइंट चार्ज कहलाने लगेंगे। तो आखिर इससे क्या फायदा होता है? यानी कि छोटे से स्पेस में अगर चार्ज हो तो वो पॉइंट चार्ज होते हैं। आखिर इससे क्या फायदा होता है? तो चलिए देख लेते हैं कि इससे क्या फायदा होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ को तो हमने लिख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको समझेंगे। तो पहले पॉइंट चार्ज को हम समझ लेते हैं। तो बच्चे देखो, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक कोई बॉल है, मेटेलिक बॉल है, ये भी मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम्ब का है, और ये भी एक यहाँ पर एक मेटेलिक बॉल है, इस पर भी मान लीजिए 2 कूलम्ब का चार्ज है। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे मतलब अगर दोनों चार्ज अगर सेम नेचर का है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन फोर्स लगेगा यहाँ पे। तो अब देखिए कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, रिपेल करेंगे, लेकिन जब आप इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कम होते चले जाएंगे, वो कम होते चले जाएंगे। लेकिन अब डिस्टेंस को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अब जब कहीं पे एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर इन दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा लेकिन बहुत कम लगेगा, और उससे थोड़ा सा अगर आगे लेकर के चले जाओ तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। मतलब दोनों चार्जेस को इस तरह से आप दूर करते चलो कि दोनों के बीच में फोर्स लगना चाहिए, लेकिन एक ऐसा जगह पे दोनों चार्ज को लो कि उससे आगे ले जाओ तो वहां पर फोर्स लगना बंद हो जाए। तो दोनों चार्जेस को दूर करते गए आप, इन दोनों को दूर करते 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 एक को ले आए यहां पे, इसको, और इसको ले आए यहां पे। अब जब ये चार्ज थोड़ा सा आगे इधर जाता है या ये इधर जाता है तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज का जो लास्ट पोजीशन है, जो लास्ट पोजीशन है जहां अभी फोर्स लग रहा है, इस कंडीशन में दोनों पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। इसको हटा दो। इस चार्ज का ये लास्ट पोजीशन यहां पे है और ये लास्ट पोजीशन यहां पे है। अब जब इस चार्ज को थोड़ा सा भी उधर लेके जाएंगे या इसको इधर लेके जाएंगे तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन ही खत्म हो जाएगा। चूंकि डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम होते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस को इतना मत बढ़ा दो कि फोर्स लगना ही खत्म हो जाए। तो ये लास्ट पोजीशन पे दोनों चार्ज को हमने जा करके रखा है जहां पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन बहुत कम लग रहा होगा, और जब उससे आगे दोनों चार्जेस को अगर हम लेके जाएंगे तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में ये दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज कहलाते हैं, पॉइंट चार्ज कहलाते हैं। और इसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। ये जितना फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगाएगा। लेकिन कब? इसी सिचुएशन में दोनों चार्जेस को एक दूसरे से दूर लेके चले जाओ और इतना दूर लेकर के जाओ जहां पर दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाने लगे, तो वहां पर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस कहलाते हैं। ये हुआ पॉइंट चार्जेस का मीनिंग। यानी कि पॉइंट चार्जेस का मतलब छोटा सा चार्ज नहीं होता, एक बड़ा सा कोई चार्ज भी पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। दो हमारे पास बड़े बड़े बॉल हैं, बड़े बड़े चार्ज हैं, और दोनों को हम पास पास में रख रहे हैं, एक इधर एक इधर, ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे। क्यों? कि जब बहुत पास में हम बड़े बड़े चार्ज को रखते हैं तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स नहीं लगाते हैं, लेकिन कूलम्ब ने यहाँ पर
दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इक्वल फोर्स लगे, इस चीज को यहां पर बताता है कि दो चार्ज हैं आपके पास, तो दोनों चार्ज को एक दूसरे से इतना दूर पर रखो कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाए। यानी दोनों चार्ज बॉडी जब एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाने लगते हैं तब उस कंडीशन में दोनों चार्ज पॉइंट चार्जेज कहलाते हैं। ठीक है, यही होता है बच्चे पॉइंट चार्ज, और इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब ने क्या बताया है? कूलम्ब्स लॉ में कूलम्ब ने ये बताया है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है आपके पास Q2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यानी जो डिस्टेंस है वो R है। तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज, टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों, ये चार्ज एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। अगर इन दोनों चार्जेज के जो बीच में लगने वाला जो ये फोर्स होता है, ये फोर्स होता है वो इन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चार्ज और ये चार्ज को, दोनों में से किसी भी चार्ज को अगर आप बढ़ा दो, ज्यादा कर दो, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। यानी कि अगर चार्ज छोटा छोटा है, कम कम है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे वो कम कम लगेंगे। अगर चार्ज ज्यादा ज्यादा है, दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा लगेगा। तो इंटरेक्शन, मतलब कूलम्ब्स लॉ बताता है इंटरेक्शन के बारे में। इंटरेक्शन, हाउ टू चार्जेज इंटरेक्ट, यानी कि कोई भी दो चार्ज एक दूसरे पर कैसे फोर्स लगाते हैं, यही बताता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ अपने लॉ में यही बताए हैं कि अगर दो चार्जेज हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथों में कोई दो चार्जेज हैं, इस तरह से कोई दो चार्जेज हैं, और ये दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अगर ये दो चार्ज का अमाउंट यानी कि उसका मैग्नीट्यूड अगर कम कम है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो कम लगेगा। अगर मैग्नीट्यूड को बढ़ा दीजिए तो फोर्स बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये Q1 है, Q2, ये अभी 1 कूलम्ब है, ये 2 कूलम्ब है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा, मान लेते हैं 2 न्यूटन लग रहा है। लेकिन जहां पर 2 कूलम्ब था वहां 4 कूलम्ब कर देते हैं, 5 कूलम्ब कर देते हैं, तो क्या फोर्स उतना ही रहेगा जितना पहले लग रहा था? नहीं, फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यही बताता है कूलम्ब्स लॉ। यहाँ पे समझ रहे हैं बात? यानी कि कूलम्ब्स लॉ ये बताते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज Q1 Q2, ये बताता है। अब इसको मोड में रख देते हैं, इसे Q1 Q2 को क्यों मोड में रख दिए? इसलिए कि मान लीजिए ये प्लस है तो ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस है तो ये माइनस भी हो सकता है। लेकिन ये माइनस है तो हमें यहाँ पर माइनस नहीं रखना होता है, हमें सिर्फ इसके चार्ज के नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। नेचर में चार्ज हो सकता है निगेटिव होगा, -2 कूलम्ब यहाँ मान लेते हैं, Q2 जो चार्ज है वो 2 कूलम्ब है, ये निगेटिव है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, निगेटिव है, सिर्फ हमको इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसीलिए हम मोड यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन कि ये दो चार्ज जो होते हैं, इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का, इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हो गया। जैसे अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। तो मान लीजिए ये Q1 है, ये Q1 मान लेते हैं, अभी था मेरे पास 2 कूलम्ब और ये था 3 कूलम्ब मान लेते हैं हम, ये 2 कूलम्ब का चार्ज है, ये 3 कूलम्ब का चार्ज है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि वो रखा हुआ है 1 मीटर का। अब कहेगा कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच में अभी फोर्स लग रहा है
3 न्यूटन, ऐसे हम मान लेते हैं समझने के लिए बस। जब ये चार्ज 2 कूलम है, ये 3 कूलम है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं कितना का, 3 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम, अब क्या करते हैं, इनमें से या तो इसको या तो इसको, इन दोनों चार्जेज में से किसी एक चार्ज के अमाउंट को हम बढ़ा देते हैं, मैग्नीट्यूड को बढ़ा देते हैं। मान लीजिए जैसे जो 3 कूलम था उसको हम कर देते हैं यहाँ पे 6 कूलम कर देते हैं। तो क्या 6 कूलम कर दिए तो अब क्या दोनों के बीच में वही फोर्स लगेगा जितना पहले लग रहा था 3 न्यूटन? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए, जब यहां पर फोर्स लग रहा था 3 न्यूटन का, तो इन दोनों चार्ज के ये जो दोनों चार्ज है, इन दोनों चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट क्या है? जैसे पहले कितना था 3, ठीक है, ये कितना है 2, कितना हो गया 6 हो गया। अगर इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट 6 है तो फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का। अब जब इन दो चार्जेज के मैग्नीट्यूड को हमने बढ़ा दिया, प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, जैसे बढ़ा कैसे दिया, ये 2 ही था पहले भी, अभी भी 2 है, लेकिन इसको हमने कितना कर दिया, 3 से 6 कर दिया, तो कितना हो गया 6 दूनी ये 12 हो गया। तो अब देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो प्रोडक्ट है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का, ये डबल हो रहा है। पहले था इन दोनों चार्जेज के इन दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड था उसका प्रोडक्ट था पहले 6, लेकिन अब हो गया 12। तो ये फोर्स जो है ये अब 3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है। अगर यहां पर ये फोर्स डिपेंड कर रहा है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। ये फोर्स, ये जो फोर्स लगता है दोनों के बीच में, ये डिपेंड करता है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट पे। दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है पहले था 2 और 3, और इनका प्रोडक्ट हम निकाले 6, तो फोर्स लगा 3। अब हमने क्या किया, इनमें से कोई दोनों चार्ज में से किसी एक के अमाउंट को आप बढ़ा दिए, हमने इसको बढ़ा दिया 3 से 6 कर दिया। उसके बाद जो हमने इसका प्रोडक्ट निकाला मैग्नीट्यूड का तो वो हुआ 12। अगर ये दोनों चार्ज के का जो ये मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट अगर डबल हो गया तो फोर्स भी क्या हो गया, डबल हो गया। यही चीज यहां ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये बताता है कूलम्ब्स लॉ। अब दूसरा देखिए क्या है, कूलम्ब्स लॉ और भी क्या बताते हैं, और वो ये बताते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये कहता है कि अगर कोई दो चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे ये Q1 और Q2, अगर इन दो चार्जेज के बीच के डिस्टेंस को, सेपरेशन को अगर आप बढ़ाते हो तो उन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो घट जाता है। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बताता है, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आप, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है उसको आप छोड़ दीजिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए, कांस्टेंट रहने दीजिए। सिर्फ आपको डिस्टेंस को घटाना है और बढ़ाना है। तो जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। तो कैसे कम होगा, जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बढ़ा करके अगर आप डबल कर दोगे, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा करके डबल कर दोगे, जैसे कि डिस्टेंस पहले 1 था, 1 मीटर, अब इसको आप कर देते हैं कितना, पहले इस चार्ज और इस चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 मीटर, अब आप क्या कर दिए, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा करके कर दिए 2 मीटर। तो 2 मीटर कर दिए तो डिस्टेंस तो डबल हो गया। जब डिस्टेंस डबल हो गया तो क्या हुआ, ये फोर्स जो है, जब डिस्टेंस डबल हो गया तो ये नया फोर्स जो यहाँ पे आएगा, नया फोर्स,
वो पुराने फोर्स का कितना हो जाएगा ये बताओ। नया फोर्स जो यहाँ पे लगेगा, फोर्स तो कम होगा, वो नए फोर्स का कितना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये है आर स्क्वायर। तो 1 बाय डबल का मतलब होता है 2, डबल का मतलब 2 का स्क्वायर करो, यानी कि 1/4। यानी कि नया फोर्स जो यहाँ पे आएगा वो पुराने फोर्स का 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही ये बताता है। अगर आप इस डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दीजिएगा, 3 टाइम्स बढ़ा दीजिएगा, 1 मीटर था, अब कर दीजिए इसको 3 मीटर, तो डिस्टेंस कितना टाइम्स बढ़ गया, 3 टाइम्स बढ़ गया। तो 3 टाइम्स बढ़ गया, तो अब जो नया फोर्स ये आएगा, ये कितना आएगा पुराने फोर्स का। यहाँ पे देखिए 1/r² है ना, ये 1/r², ये लिखा हो 1/r², इसी से कैलकुलेट करते हैं। तो 1/3 टाइम्स है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/9। यानी कि ये नया फोर्स जो होगा वो पुराने फोर्स का 1/9, यानी कि इसी को अगर 1/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा f/9। यानी कि नया फोर्स जो होगा वो पुराने फोर्स का f/9 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि ये नया फोर्स जो है वो पुराने फोर्स से 9 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये नया फोर्स जो होगा वो पुराने फोर्स से 9 टाइम्स कम हो जाएगा। यानी कि जो पुराना फोर्स है उसको 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो नया फोर्स आएगा, वो कम आएगा। 9 गुना 9 टाइम्स आपको कम देखने को मिलेगा वो नया फोर्स पुराने फोर्स से। यही चीज यहाँ पर ये बताया जाता है। ठीक है बच्चे, यही है कूलम्ब्स लॉ। और आगे क्या है ये भी हम देख लेते हैं। पहले आप समझिए इसको, फिर हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चे, सो देखिए। उसके बाद कूलम्ब ने यह भी बताया कि अगर कोई 2 चार्जेज हैं, जैसे कोई एक चार्जेज Q1 है और एक चार्ज कोई Q2 है। ठीक है, मान लीजिए कि ये चार्ज है आपका प्लस, इसको भी मान लीजिए प्लस, माइनस भी आप ले सकते हैं। माइनस लेंगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा दोनों एक दूसरे को। अब प्लस प्लस लेंगे तो रिपेल करेगा, बाकी और तो कुछ होगा नहीं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम r ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमने r ले लिया। तो कूलम्ब साहब ने एक चीज और बताए कि ये जो Q1 और Q2 है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अगर दोनों सेम नेचर का है तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट नेचर का होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे अट्रैक्ट करेंगे वो देखिए। इन्होंने कहा कि जब ये चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करेंगे तो कुछ इस तरह से रिपेल करेंगे, इधर जाएंगे ये। जब ये चार्ज इसको रिपेल करेंगे तो वो इधर जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये चार्ज जब इसको रिपेल करे तो ये ऐसे चले जाए, या फिर ऐसे चले जाए, या फिर ये इसको रिपेल करे तो ये ऐसे चले जाए, या फिर ये ऐसे चले जाए। ऐसे नहीं जाता है, ऐसे मूवमेंट नहीं होता है इसका। इसका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा कि जब ये चार्ज Q1 Q2 को अगर रिपेल करेंगे तो ये ऐसे जाएगा। इसका नाम क्या है ये देखिए। यानी कि ये जो फोर्स लगता है, दोनों चार्ज जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स एक्ट करता है कैसे। ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन है, वो लाइन है जो दो चार्ज को जोड़ने का काम करता है। यानी कि ये जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में, ये फोर्स एक्ट्स along the line joining between charges। यानी कि ये जो फोर्स लगता है दो चार्जेज के बीच में, वो फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगता है जो लाइन दो चार्जेज को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये लाइन है, ये लाइन दोनों चार्ज को जोड़ने का काम करता है, ज्वाइन करता है। और जब ये चार्ज इस पे और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसी लाइन के अलोंग लगाएंगे ऐसे। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग लगाएंगे ऐसे। ये भी बात बताए कूलम्ब साहब ने। ठीक है, और क्या बताए कूलम्ब साहब ने, और कूलम्ब साहब ने ये बताए कि ये दोनों चार्जेज, ये चार्जेज मान लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं चार्ज 1, इसको मान लेते हैं चार्ज 2। तो ये दोनों चार्जेज चाहे 1 हो या फिर 2 हो, अगर चार्ज 1 अगर 2 पर फोर्स लगाएगा इस पे, अगर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, यानी कि फोर्स ऑन 2
ड्यू टू 1, ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स ये होगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, और फिर ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स और ये फोर्स जो होंगे मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, यानी कि जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएंगे। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। आप ये लिख सकते हैं इसे। दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, यानी कि ये फोर्स लगाएगा इसके ऊपर इधर, ये लगाएगा इसके ऊपर इधर, दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। यहाँ पे निगेटिव साइन दिए हैं, निगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन को बता रहा है। अगर ये इसके ऊपर इधर लगा रहा फोर्स तो ये इधर लगाएगा, तो इधर हम माइनस में लिखेंगे इसको, निगेटिव साइन। दोनों फोर्स डायरेक्शन में अपोजिट है, बट जो उनका अमाउंट है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो बराबर है। यानी कि आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फोर्स है एफ, इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, इसके द्वारा इसके ऊपर या फिर इसके द्वारा इसके ऊपर, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये वेक्टर का साइन लगा रहे हैं यहाँ पे, चूंकि फोर्स तो वेक्टर है। इसको आप मोड में रख दीजिए। इसे मोड में रख देने का मतलब हुआ कि दोनों डायरेक्शन में भले अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसका वो बराबर है। आप इसको मोड में इस तरह से रख दीजिए। मोड में रखने का मतलब है कि जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, दोनों चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में लगा रहे हैं। आप इसको मोड में इस तरह से रख के समझ सकते हैं। यही होता है कूलॉम्स लॉ। इतने बात इन्होंने बताए, तो इतने बात तो आपने समझ लिया बच्चे। अब चलिए हम इस चीज को और भी समझते हैं। तो बच्चे देखो क्या होता है। अब इसमें कलाम साहब ने बताया कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, यानी कि Q1 Q2। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाएंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल, ये बन जाएगा आपका Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही तो बनेगा, यही बनेगा ना। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाओगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है इसका जब आप साइन को हटाओगे तो ये कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे ये K लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखोगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लिखोगे। ठीक है, यानी कि ये आपका बन गया एक फॉर्मूला। क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, दो चार्जेज यानी कि कोई भी दो पॉइंट चार्जेज के बीच में जो लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको आप फाइंड कर सकते हो। आखिर कलाम साहब ने यही तो बताए हैं कि अगर कोई दो चार्जेज हैं, वो दो चार्जेज एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर रिपेल कर रहे हैं, इस तरह से कुछ इंटरेक्शन हो रहा है दोनों चार्जेज के बीच में, तो आखिर दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कितना फोर्स ऑफ रिपेल्सन या कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, इसी चीज को आपको समझाया है किसने, कलाम साहब ने। और उन्हीं के लॉ से हम इस चीज को पता भी करते हैं कि दो चार्जेज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और उसके लिए यही हमारे पास फॉर्मूला है। इन दोनों को मिला दिए तो अब बच्चे देखो, ये जो K है कांस्टेंट, ये जो K है यहाँ पे, ये K क्या होता है, ये K क्या होता है, ये K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। इसका यूनिट भी अभी हम सीखेंगे कि कैसे फाइंड किया जाता है। यानी के जो है ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू ये होता है। जब भी आप किसी दो चार्जेज के बीच में लगने वाले फोर्स निकालेंगे तो कांस्टेंट की जगह पर आप इसी वैल्यू को के की जगह पे पुट करेंगे तो आप निकालेंगे। और देखिए बच्चे, ये जो के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। ये कांस्टेंट का वैल्यू जो है यहाँ पे, ये कांस्टेंट का वैल्यू इतना जो मैंने आपको बताया है, ये कांस्टेंट का वैल्यू ये है फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस या फिर एयर। फॉर फ्री स्पेस से कहने का मतलब वैक्यूम या फिर एयर। अगर आप किसी दो चार्ज को, पॉइंट चार्जेज को अगर आप वैक्यूम में रख रहे हैं या फिर उसे एयर में रख रहे हैं तो उसके लिए ये कांस्टेंट है इतना, ये वैल्यू जो आपको दिए हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये सिर्फ ये है फॉर फ्री स्पेस एंड एयर के लिए है। ये जो के का वैल्यू है ये हर मीडियम में सेम नहीं होता, हर मीडियम में इतना आपको नहीं रखना है। ये जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये के का जो वैल्यू है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। लिखिए यहाँ पे लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ के इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है बच्चे। ये होता है मीडियम डिपेंडेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। तो अब ये मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, ये देखिए हम इसको समझते हैं। यानी कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला आया है ये F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अब बाय आर स्क्वायर। ये जो फोर्स आप निकाल रहे हैं एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस चीज पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपन मीडियम। क्यों भाई, क्यों डिपेंड करता है मीडियम पे, क्यों डिपेंड करता है मीडियम पे, अब इसको भी समझेंगे। ये जो फोर्स है ये मीडियम पे क्यों डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी दो चार्ज है जिसको आपने एयर में रखा, दो चार्ज है हमारे पास दोनों हाथों में, उसको पहले आपने एयर में रखा। एयर में रखने के बाद आपने कैलकुलेट किया कि हाँ इन दोनों के चार्ज के बीच में इतना फोर्स लग रहा है। फिर उसी दोनों चार्ज को ले जाकर के आपने पानी में रख दिया। तो क्या पानी में रखने के बाद भी क्या उतना ही फोर्स दोनों चार्ज एक दूसरे पर लगाएंगे जितना एयर में लगाया था? नहीं, वहां पर फोर्स आपको अलग मिलेगा। यानी कि ये फोर्स डिपेंड किया किस पर, मीडियम पे। क्यों भाई, ऐसा क्यों डिपेंड किया मीडियम पे, ऐसा क्या हो गया? ये फोर्स जो है ये मीडियम पे क्यों डिपेंड कर गया, एयर में कुछ, वाटर में कुछ, ऐसा क्यों हो गया? उसके पीछे कारण ये है कि जब आप ये फोर्स निकालते हो तो यहां पर के रखते हो, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है वो कोई कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये हर मीडियम में सेम नहीं होता है, हर मीडियम के लिए सेम नहीं होता है। वाटर में कुछ और होता है, डीजल में कुछ और होता है, पेट्रोल में कुछ और होता है। ये हर मीडियम टू मीडियम जो है ये वेरी करता है। तो ये के का वैल्यू ही अगर वेरी कर गया तो फोर्स तो अलग निकलेगा ही, वो तो क्लियर है। तो यहां पर भी हमने देखिए लिखा है ये जो फोर्स है ये फ्री स्पेस के लिए ये है, ये कांस्टेंट, ये फ्री स्पेस के लिए आपको यूज करना है। अच्छा, अब ये जो हम यहाँ पे ये भी चीज समझेंगे बच्चे कि ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। जब ये कांस्टेंट डिपेंड कर गया मीडियम पे तो फोर्स भी डिपेंड कर गया मीडियम पे। लेकिन कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, इस चीज को भी हम अब समझेंगे। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चे, ये जो के है ये एक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हम इतना लेते हैं। फिर फॉर फ्री स्पेस में, यानी कि फिर फॉर फ्री स्पेस से कहने का मतलब वैक्यूम, बिल्कुल खाली जगह जहां पर कुछ ना हो,
और या तो फिर एयर में। एक्चुअली होता क्या है कि एयर में और वैक्यूम में जो वैल्यू हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है, लेकिन हम सेम मान करके उसको चलते हैं। तो जब आप दो चार्जेज के बीच में जो लगने वाली फोर्स है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे एयर में या वैक्यूम में, तो उन दोनों कंडीशन में आप के का वैल्यू यही रखेंगे, यही लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसमें। जैसे कि के बारे में तो हमने आपको बताया कि ये होता है। अब देखो बच्चे, इस के, ये जो के है ये कैसे मीडियम पे डिपेंड करता है। के का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, NAUGHT, एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप ऐसे ई नॉट लिख दीजिए, एप्सिलॉन नॉट, या तो ये भी ई है एप्सिलॉन नॉट, ये ई है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, या इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट लगा दिए तो एप्सिलॉन नॉट लगा दिए तो इसका कुछ अलग मीनिंग हो जाता है, और अगर यहां पे नॉट को हटा देंगे तो सिर्फ ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या डिफरेंस है ये हम बताएंगे आपको। पहले तो समझिए कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं यहां पे। तो देखिए, ये के है कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। यूनिट भी हम निकालने के लिए सीखेंगे कि भाई इसका यूनिट ये कैसे होता है। पहले आप सुनते चलिए। के है, के का फॉर्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है इतना। अगर आप के का अब यही फॉर्मूला होता है, अगर आप 1/4 इंटू ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू यहाँ पे ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, या इसको ऐसे लिखिए 1/4 इंटू पाई का वैल्यू लिखिए 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, जो के का फॉर्मूला है ये, इस के के फॉर्मूला में जो ये एप्सिलॉन नॉट है इसके वैल्यू को यहां पर पुट करके इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलता है 9.9 इंटू 10⁻9, इतना आपको मिलेगा। और यही वैल्यू जो होता है वो के का वैल्यू होता है। ठीक है, यही वैल्यू होता है के का वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। देखो, ये एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल, लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या पढ़ते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन का मतलब यही होता है। और अगर यहां पे हम लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है कोई मीडियम ही नहीं है, या तो स्पेस बिल्कुल फ्री है, या अगर कोई मीडियम है तो वो एयर है। तो इस कंडीशन में इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, जब एयर हो या वैक्यूम हो। तो अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम हो, वाटर हो, माइका हो, ग्लास हो, कोई दूसरा मीडियम हो,
तो उस कंडीशन में हम वहां पर लिखते हैं एप्सिलॉन, और वहां पर एप्सिलॉन का वैल्यू भी अलग हो जाएगा, यानी परमिटिविटी अलग हो जाएगा, उस मीडियम का परमिटिविटी अलग हो जाएगा। ये जो आपका है एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू जो लिखते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, जो अभी अभी हमने आपको बताया है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं है, इसका मतलब ये समझो कि कोई फ्री स्पेस और या फिर एयर नहीं है, इन दोनों के अलावा कोई और मीडियम होगा, और उस मीडियम का जो परमिटिविटी होगा वो यहां पर लिखाएगा। ठीक है, ये होता है। तो अब हम थोड़ा सा इस चीज को और भी समझते हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता क्या है बच्चे, ये परमिटिविटी क्या होता है ये भी हम समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। ये परमिटिविटी होता क्या है, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि Q1 एक चार्ज है, एक चार्ज हमारे पास है Q2, मान लीजिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस भी ले सकते हो। प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे ऐसे, ये इसको इधर, ये इसको इधर रिपेल करेंगे। दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो तो एक ही होगा, दो तो होगा नहीं। जितना फोर्स ये लगाएगा इसके ऊपर, उतना ही फोर्स ये भी इसके ऊपर लगाएगा, और उस फोर्स को निकालेंगे कूलॉम्स लॉ से, यही तो फॉर्मूला है हमारे पास, इससे निकालेंगे। तो हमको समझना है कि परमिटिविटी क्या होता है। ये जो एप्सिलॉन है ना, ये जो एप्सिलॉन है, ये जो एप्सिलॉन है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ये होता क्या है, इसी चीज को हमें अब समझना है कि परमिटिविटी क्या होता है। देखो, जैसे मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। अब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उसी लाइन के अलोंग लगाएंगे जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करता हो, जैसे ये लाइन, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, कूलॉम साहब तो यही बताए थे कि दो चार्जेज एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगाते हैं जो लाइन उन दोनों चार्जेज को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे ये। ठीक है, इसी लाइन के अलोंग, या तो इधर फिर ये तो इधर ऐसे लगाएगा। तो अब देखो कि मान लो कि यहां पर कोई मीडियम है, कोई मीडियम है इसे रखा हुआ, ये एयर है या फिर वाटर है, ये दो चार्ज है हमारे पास, मेटेलिक बॉल है, उसके ऊपर मान लो चार्ज है, और दोनों चार्ज को आपने जाकर के किसी मीडियम में रख दिया। मान लो कि पानी में जाकर के रख दिया, तो यहां पर पानी ही तो मीडियम है। जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम क्या करेगा, ये जो इसके ऊपर, ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स तो ये लगाएगा इसे इसके ऊपर, लेकिन ये मीडियम क्या करेगा, इस फोर्स को अपने अंदर क्या करेगा, परमिट करेगा। परमिटिविटी का मतलब परमिशन दे रहा है। ये मीडियम कह रहा है कि तुम उधर जाने से पहले मेरे ऊपर तो फोर्स लगाओ। तो ये जो चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, वो कुछ फोर्स इसमें से क्या होता है, इस मीडियम में परमिट हो जाता है, मतलब मीडियम के अंदर आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इसके द्वारा लगाया गया सारा फोर्स इधर पास नहीं हो पाता। जितना फोर्स इधर परमिट होगा इस मीडियम में, उतना फोर्स इधर कम जाएगा। यही होता है परमिटिविटी। अब ये जो चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन बीच में तो मीडियम है। ये मीडियम क्या करेगा, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज के ऊपर, इस फोर्स को ये जो मीडियम है, ये मीडियम क्या करेगा, अपने अंदर परमिट करेगा। ये जितना ज्यादा परमिट करेगा फोर्स को अपने अंदर, उतना फोर्स इसके ऊपर जो लगने वाला होगा इसके द्वारा वो कम हो जाएगा, तो फोर्स इसके ऊपर कम लगेगा। तो यही होता है परमिटिविटी। अगर दो चार्ज को आप किसी मीडियम में रखते हो, तो दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, वो मीडियम क्या करता है, कुछ फोर्स को वहां पर खत्म कर देता है। यानी कि दोनों के चार्ज के द्वारा जो लगने वाला फोर्स है ना, दोनों चार्ज के द्वारा जो एक दूसरे पर लगने वाला फोर्स है, और वो जब किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो मीडियम का जो पार्टिकल्स होता है, कुछ फोर्स को वहां पर अपने ऊपर परमिट कर लेता है, यानी कि अपने ऊपर लगा लेता है। जब कुछ फोर्स लग गया मीडियम के पार्टिकल के ऊपर, तो जितना फोर्स मीडियम के पार्टिकल के ऊपर लग गया, उतना फोर्स जो है आगे बढ़ने से कम हो गया। तो कम हो गया तो कम ही फोर्स लगेगा एक दूसरे के ऊपर, जो लगा रहे थे चार्ज कम ही लगेगा। यही होता है परमिटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जैसे कि अब यहाँ पे मान लीजिए
ये वैक्यूम है, यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, ये वैक्यूम है। ये वैक्यूम है तो इट मीन्स ये हुआ कि ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो वैक्यूम क्या करता है कि मतलब अपने अंदर जो फोर्स को परमिट करता है वो बहुत कम करता है। जैसे कि हम कितना बता रहे थे, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। देखो ये बहुत कम है, यहाँ पे है -12 का मतलब समझ सकते हो कि क्या होता है। अब 8.85 को अगर 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12 है, इसका मतलब 10 टू दी पावर ये 12 हो गया। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू बहुत कम आने वाली है। यानी कि यहाँ पर अगर कोई खाली जगह है, मीडियम बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम है, तो जो फोर्स ये जो इसके ऊपर लगा रहा है, मैक्सिमम फोर्स इसके द्वारा जो इसके ऊपर लगने के लिए जा रहा है वो लगेगा। क्योंकि वैक्यूम है तो बहुत कम फोर्स इधर परमिट होगा। कोई मीडियम रहेगा तब तो ज्यादा से ज्यादा फोर्स परमिट होगा ना, लेकिन यहाँ पर मीडियम ही नहीं है तो बहुत कम फोर्स होगा ऐसा, जो इधर मीडियम उसको डिस्टर्ब करेगा फोर्स को आगे बढ़ने से, या फिर मीडियम के पार्टिकल पे लग जाएगा। वैक्यूम में भी प्रॉब्लम है, वैक्यूम में भी फोर्स, सारा फोर्स नहीं लग जाता है एक दूसरे के ऊपर, वहां पर भी कुछ ना कुछ फोर्स इधर उधर हो जाते हैं। तो यही होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है, यही है बच्चे कूलॉम्स लॉ। तो अब देखिए क्या है इसमें, तो स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने परमिटिविटी भी आपको बता दिया कि परमिटिविटी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। अब देखिए बच्चे, एक चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया कूलॉम्स लॉ, अभी आपको हमने क्या बताया कि F इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, और ये भी हमने आपको बताया K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अगर K इज इक्वल टू ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू लिख सकते हैं, K की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यानी कि ये बन गया अब आपका Q1 Q2 अब बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये F इज इक्वल टू ये फॉर्मूला बन गया। F इक्वल टू K Q1 Q2 होता है बाय R स्क्वायर, और K इज इक्वल टू जब ये होता है तो K की जगह पे आप इसको अगर पुट करेंगे, K की जगह पे जब इसको पुट करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, यही है कूलॉम्स लॉ। यानी कि आप K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये लिख सकते हैं। K का वैल्यू भी यही है और इसका भी वैल्यू यही है। ठीक है बच्चे, यही होता है कूलॉम्स लॉ। आप इसको यहां से नोट कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें, ये जो अब हम इसमें बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशन की, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ K। ये जो K है जिसको हम बोल रहे थे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये जो K है, यानी कि K मतलब क्या, ये K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें जो ये K है, इस K का यूनिट क्या है, जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, होता है ना, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, उसी प्रकार से इस कांस्टेंट जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है और इसका डायमेंशन क्या है। क्लास 11th में आपने यूनिट और डायमेंशन पढ़ के आया होगा, जिसमें आपने सीखा भी होगा कि हम डायमेंशन कैसे पता करते हैं, तो आपको आता भी होगा। और चलिए हम उसी को यहाँ पर बताते हैं। तो हमें यूनिट पता करना है इस ग्रेविटेशन, ये इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का, और इसका डायमेंशन भी हमको पता करना है। चलिए इसको पता कर लेता है ऐसे। ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसके नीचे मैंने कुछ तो 1 कर दीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 इक्वल टू
क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2 लिख सकते हैं, k इक्वल टू। अब तो ये आ गया, तो फोर्स है ये। अब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे, न्यूटन। ये r क्या है, ये r क्या है, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहां पर लिखिए मीटर, मीटर लिख दिए। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। नीचे में क्या है, Q1 Q2, यानी कि ये Q1 या Q2 है क्या, चार्ज है ना। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम होता है। ये क्या होता है, कूलम होता है। तो यहां पर 2 कूलम है तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर -2, ठीक है, कूलम टू द पावर -2, यानी कि ये इन्वर्स हो गया, ठीक। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया आपका यूनिट, किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का। अब इसका हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अब इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसका यूनिट की बात तो कर लिए हैं, अब इसका डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि भाई इसका डायमेंशन क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ के। इसका डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन हम लोग कैसे निकालते हैं, सबको पता है कि कैसे निकालते हैं भाई डायमेंशन। तो इसके डायमेंशन को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, k इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ये बता दीजिए हमको। k इक्वल टू फॉर्मूला होता है f, अभी तुरंत निकाल के रखे थे, एफ आर स्क्वायर, और क्या होता है Q1 Q2, Q1 Q2, यही होता है, यही होता है फॉर्मूला। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं। यहां देखिए फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बच्चे, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बताइए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, जैसे कि फोर्स का डायमेंशन निकालते हैं तो क्या होता है, ऐसे निकालते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये ना होता है। तो मास है तो ये हो गया m। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ना होता है। तो मीटर ये क्या है, लेंथ है, एल कर दीजिए, लेंथ है। तो ये है कौन चीज, सेकेंड, तो टाइम है, ये नीचे में है, टी टू दी पावर कितना होगा, -2, यही तो होगा, m1 L1 यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं m1 L1 टी टू दी पावर -2, ऐसे। अब क्या है यहाँ पे, आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का क्या होता है डायमेंशन, डिस्टेंस का हम लोग क्या लिखेंगे, मास, लेंथ, टाइम। तो ये तो डिस्टेंस है तो क्या होगा, ये एल होगा, एल फॉर लेंथ, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एल टू दी पावर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ऐसे यही ना होगा। अच्छा अब ये देखिए क्या है, चार्ज है। तो भाई चार्ज का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसे निकालिए, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो Q इक्वल टू क्या होगा, IT। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो mL/T जो लिखते हैं, तो टाइम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं, और ऑलरेडी T है तो ये हो जाएगा AT। क्या हो जाएगा, AT, यानी कि चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है AT। 2 बार चार्ज है तो यहां हो जाएगा इस तरह से कुछ, AT ऐसे हो जाएगा, ये ना होगा। अब इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा L है यहाँ पे, यहाँ पर भी L है, लिखिए यहाँ पे m1 L है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो L टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे है T,
-2 यहां पर है ना, और यहां पर कितना है 2t, देखिए नीचे में है 2t है, मतलब t² हो जाएगा, ये नीचे में t², ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -2, तो t⁻⁴ हो जाएगा -4, या -2 ये t² जो है ये नीचे में आएगा t², इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा ना, ये माइनस में जब ऊपर जाने के बाद होगा तो ये माइनस क्या होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच रहा है यहाँ पे a ऊपर में तो a कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा a⁻⁻², यही हो जाएगा इसका डायमेंशन। ठीक है बच्चे, ये हो गया इसका डायमेंशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये डायमेंशन ऑफ k हो गया, यानी कि ये जो आपका जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है ना बच्चे, वो मीडियम टू मीडियम डिपेंड नहीं करता है, कहीं चेंज नहीं होता, चाहे उसको पानी में रखो, दूध में रखो, डीजल में रखो, पेट्रोल में रखो, ग्लास में रखो, कहीं पर भी रखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो है ये मीडियम टू मीडियम चेंज हो जाता है। फ्री स्पेस के लिए हमने आपको बताया कि क्या है। तो ये हो गया आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ के। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे क्या करने के लिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालने के लिए किसका, एप्सिलॉन का, किसका, यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालने के लिए किसका सीखेंगे, एप्सिलॉन का। चलिए अब निकालते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन बोलिए या फिर एप्सिलॉन नॉट बोलिए। एप्सिलॉन नॉट हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो अभी हम कूलॉम्स लॉ यूज कर रहे हैं वो सिर्फ यूज कर रहे हैं फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए, और वहाँ पर कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूला में हमने एप्सिलॉन नॉट का ही यूज किया है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन का जो यूनिट एंड डायमेंशन होगा वही एप्सिलॉन नॉट का भी होगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। k इक्वल टू ऐसे फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लगा दिए तो इसका मतलब ये जो परमिटिविटी हो गया वो फुल फ्री स्पेस हो गया या फिर एयर हो गया। अगर नहीं लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, ये फॉर्मूला बस इसके लिए है। तो हमें निकालना है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसका यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है बच्चे। तो ये बताइए कि k इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 दे देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 होगा, यही ना होगा, और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा 1/k 4 पाई, यही तो होगा 1/k 4 पाई। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चे, ये बताओ कि 4 का तो कोई यूनिट नहीं होता, पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता है, ना ही तो इसका कोई डायमेंशन होता है। जो कांस्टेंट होता है उसका कोई यूनिट एंड डायमेंशन होता नहीं है। जैसे ये 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, 4 का कोई यूनिट नहीं होता, पाई का कोई यूनिट नहीं होता। तो यानी कि अब ये आपका आ जाता है 1/k, इस दोनों का कोई यूनिट तो होता ही नहीं है, तो ये हो गया 1/k। तो अब लिखिए 1/k, तो k का यूनिट अभी अभी हमने आपको निकाल के दिया था, क्या निकाल के दिया था आपको k का यूनिट, k का यूनिट जो है बच्चे अभी अभी हमने आपको निकाल के दिया था। जो भी यूनिट आपको हमने k का अभी अभी निकाल के दिया था उसको यहां पर पुट कर दो, उसको यहां पर पुट कर दो। क्या निकाल के दिया था हमने अभी आपको k का यूनिट, k का यूनिट जो है अभी हम आपको निकाल के दिए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, यही निकाल के दिया था हमें अभी अभी हमने आपको ये।
तो जो के का यूनिट है उसको आप यहां पर पुट कर दीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिखोगे, यानी कि ये लिखा हुआ ऐसे, ये लिखा हुआ कुछ इस तरह से 1 बाय, ये लिखा हुआ है ऐसे, ये लिखा हुआ 1 डिवाइड न्यूटन मीटर स्क्वायर, अब बाय क्या लिखा हुआ, कूलम स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना। जब ये इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, इसको 1 बाई के हुआ ये, तो यानी कि ये जो आपको आएगा 1 बाई के, इसका मतलब जो यूनिट के का जो यूनिट होता है उसका जस्ट उल्टा होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर के का यूनिट है आपके पास ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अगर ये के का यूनिट है तो के इक्वल टू जब इतना होता है बच्चे, तो 1 बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय के इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल से कहने का मतलब कि ये जो बनेगा यहां पे कुछ वो इस तरह से बनेगा, यानी कि आप इसको न्यूटन मीटर, ये इसको कुछ ऐसे लिख दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस 2 लिख दीजिए, यहां पर भी -2 लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब जब आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे न्यूटन है, ये न्यूटन को ऊपर ले जाओगे, यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा n टू दी पावर -1, ये हो जाएगा m टू दी पावर -2 हो जाएगा, ये c है तो ये हो जाएगा c टू दी पावर 2, यही तो बनेगा इसका यूनिट, ठीक है। अब आप इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, c टू दी पावर लिखो 2, उसके बाद आप लिख दो यहां पे n टू दी पावर -1, उसके बाद लिख दो m टू दी पावर -2। इस तरह से आप अरेंज करके इसको लिख दो। क्यों इसको हम इस तरह से अरेंज किए, इसमें सबसे जो हम इसको लिखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हम इसको, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया है और कोई बात नहीं है। तो इस तरह से ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है, समझ गए बच्चे। इस तरह से ये इसका यूनिट हो गया, आप इसको याद कर लीजिएगा। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे के है, के का यूनिट होता है, क्या होता है के का यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, यही नहीं होता है के का यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा ना, ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये जो नीचे में है ना, ये ऊपर चला जाएगा c टू दी पावर 2, और नीचे में आ जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी यूनिट है, समझ रहे हैं ना। अब देखो कि ये कैसे हो गया भाई सर, ये कैसे हो गया, आप समझ सोच रहे हो कैसे हो गया, भाई कुछ नहीं, यही सेम चीज है। अब देखो इसको ऐसे हम लिख देते हैं, लिखो यहाँ पे c टू दी पावर 2, ये n जो है वो तो नीचे में है ना, इसका मतलब क्या होता है, बाय डिवाइडेड, इसे पावर 1 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा n टू दी पावर -1, उसी तरह से ये हो जाएगा m टू दी पावर -2। देखो सेम चीज है वो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिखो। ये इसका यूनिट था एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा, अब इस एप्सिलॉन नॉट का जो है बच्चे, इसके हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे चलिए अब इसके हम डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, कैसे होगा ये डायमेंशन। बहुत बड़ी चीज नहीं है इसका निकालना, आप निकालो, थोड़ा सा हम देते हैं आपको। जैसे कि k इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यही ना होता है। हमको इसके डायमेंशन निकालना है तो पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए क्या होता है, फिर वही चीज होगा k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1,
फिर लिखोगे एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 बाय के 4 पाई। अब इन दोनों का तो कोई यूनिट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इसका, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया 1 बाई के, ये ना हुआ 1 बाई के। तो अब जो है 1 बाई के जो हुआ तो लिखो 1। अब ये जो के है इस के का क्या डायमेंशन था, अब इस के का क्या डायमेंशन था भाई, हम तो अभी अभी आपको निकाल के दिए थे कि के का क्या डायमेंशन था, निकाले थे ना के का क्या डायमेंशन था। तो के का जो डायमेंशन था उसको यहां पर आप पुट कर दीजिएगा, जो के का डायमेंशन था उसको यहां पर पुट कर दीजिएगा। अब निकालना पड़ेगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहां पे के का क्या डायमेंशन था हमारे पास, के का डायमेंशन, तो के इक्वल टू होता क्या है ये बताइए। एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये नहीं होता है। अब इसको आप लिख सकते हैं यहां पे के Q1 Q2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर। अब के इक्वल टू लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाय Q1 इंटू Q2। तो फोर्स है, फोर्स का क्या डायमेंशन होता है बच्चे, अभी अभी हमने बताया था आपको, मास इंटू एक्सीलरेशन, m1 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर लेंथ, t टू द पावर -2, ये क्या है लेंथ, l टू द पावर 2, ये हो गया। ठीक है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या है 80, फिर 80 ऐसे, तो ये हो गया m1, l है यहाँ पे 1, l यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा l टू दी पावर 2 1 3, t है ना, t पे पावर -2 तो -4, a पे पावर कितना हो जाएगा -2, ये -2, ये तो डायमेंशन है किसका, k का, निकाला था मैंने तभी भी इसको, k का डायमेंशन ये है। अब इसी डायमेंशन को आप यहां पर पुट कर दीजिए, ये क्या है m1 l3 t टू द पावर -4 a टू द पावर -2, ये हो गया। इस तरह से आपका ये निकला। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब m1 को ऊपर लेके जाइएगा तो ये हो गया m टू दी पावर -1 l टू दी पावर -3 t टू दी पावर, ये माइनस में है तो 4, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा 2, ये डायमेंशन हो गया। ये किसका डायमेंशन हो गया, ये डायमेंशन हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का, यानी कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस का ये डायमेंशन हो गया। यूनिट तो अभी अभी हमने आपको बता ही दिया था कि क्या होता है इसका यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो यहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आगे फिर और भी बातें करते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे यहां पे, अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं कि कहां कहां कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल है और कहां कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, इसके क्या लिमिटेशंस हैं, कूलॉम्स लॉ के क्या लिमिटेशंस हैं, अब हम इस पर बात करते हैं कि भाई कूलॉम्स लॉ कहां कहां अप्लीकेबल है, कहां कहां अप्लीकेबल नहीं है। हम अब इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। कूलॉम्स लॉ कहां कहां अप्लीकेबल है। सबसे पहला चीज है कि कूलॉम्स लॉ अप्लीकेबल होता है स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है चार्जेज एट रेस्ट, चार्जेज एट रेस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, कूलॉम्स लॉ वैलिड है, अप्लीकेबल है स्टैटिक चार्ज के ऊपर। स्टैटिक चार्जेस का मतलब होता है चार्जेज एट रेस्ट। जब कोई दो चार्जेज रेस्ट में होते हैं, मोमेंट में नहीं हो, रेस्ट में होते हैं,
तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाइड होता है या फिर अप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक स्फेरिकल बॉल है, मेटेलिक बॉल है, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, और ये दोनों रेस्ट में है। रेस्ट में है मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं r है। अभी दोनों ये रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो ही हम यहां पर कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का पता कर सकते हैं इसके लॉ से, इसके फॉर्मूला से। अगर मान लीजिए कि ये चार्ज यहाँ पे था, यहाँ पे है, अब ये चार्ज आगे की ओर इधर बढ़ रहा है, जा रहा है, ये चार्ज मूवमेंट में है, ये रेस्ट में है, तब इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए ये चार्ज एक जो Q1 है, ये रेस्ट में है और ये इधर जा रहा है, अगर ये मूवमेंट में है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ये r रहेगा वो वेरिएबल हो जाएगा, मतलब वो चेंज होता रहेगा। तो हम किस डिस्टेंस को रख करके इन दोनों के बीच का फोर्स को निकालें, पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ यहाँ वैलिड नहीं होगा। कूलम्ब्स लॉ वैलिड या एप्लीकेबल तब होगा जब दो चार्जेस रेस्ट में होंगे, तभी वो वहां पर हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करके दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन से कहने का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहे होंगे, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं जब दो चार्जेस रेस्ट में होंगे। तो रेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि दोनों चार्जेस यहाँ पर रेस्ट में है, ये भी हो सकता है जैसे मान लीजिए कि ये दोनों चार्जेस हैं, ये कि यहाँ है, एक ये यहाँ है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। हो सकता है ये चार्ज अगर इधर मूव करेगा तो ये भी इसके साथ मूव करे, ये दोनों चार्ज इस तरह से मूव करे कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी ना तो घटे ना तो कभी बढ़े, तो भी ये चार्जेज रेस्ट में कहलाएंगे। तो इस कंडीशन में भी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा। यानी कि फिर से समझो, ये दोनों चार्जेज इस तरह से मूव करे कि इन दोनों चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा फिक्स रहे। जैसे ये चार्जेज है, अब इस चार्जेज को थोड़ा सा हम इधर खींचे, 2 मीटर खींचे, तो ये चार्ज भी इधर से 2 मीटर इधर आ गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रह गया, वो तो चेंज नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, अप्लाइड है। हम यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का यूज करके इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन पहला क्या है, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज से करने का मतलब दोनों चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। जैसे कि हमें आप बताया कि ये चार्ज और ये चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में होना चाहिए। अब दूसरा है, दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा ये है कि पॉइंट चार्जेज होना चाहिए। दूसरा क्या है, पॉइंट चार्ज होना चाहिए। चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होना चाहिए, चार्जेज शुड बी वेरी स्मॉल। क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। पॉइंट चार्ज होना चाहिए मतलब चार्ज वेरी स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। अभी अभी हमने आपको पॉइंट चार्ज के बारे में बताया था कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जो होना चाहिए वो बहुत कम स्पेस में होना चाहिए। जैसे ये एक छोटा सा बॉल है, ये एक बड़ा सा बॉल है, इस पर भी 1 कूलम्ब चार्ज है और इस पर भी 1 कूलम्ब का ही चार्ज है, लेकिन इस यहाँ जो 1 कूलम्ब चार्ज है वो छोटा सा स्पेस में है, लेकिन यहाँ पर जो 1 कूलम्ब चार्ज है वो बड़ा सा स्पेस में है, इस पूरे बॉल पर स्प्रेड है, फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। तो ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे। लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, पॉइंट चार्ज का मतलब सिर्फ छोटा चार्ज नहीं होता है। पॉइंट चार्ज ये नहीं होंगे, ये पॉइंट चार्ज है लेकिन ये नहीं होंगे। ये पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं होंगे, मेरा कहने का मतलब है कि इस चार्ज को अगर आप अपने से बहुत दूर रख दो तो ये आपको छोटा दिखने लगेगा, लगेगा कि ये जो चार्ज है वो छोटे से स्पेस में है। जैसे कि कोई बड़ा सा हेलीकॉप्टर, ये एरोप्लेन आप देखते हैं नीचे में आपको बड़ा दिखता है, लेकिन जब वो आकाश में उड़ने लगता है, आपसे दूर चला जाता है तो छोटा सा दिखता है, लगता है छोटा सा स्पेस में वो है। तो ये चार्ज जब आपसे बहुत दूर चले जाएंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा पॉइंट चार्जेज। तो पॉइंट चार्जेज यही होते हैं, छोटे से चार्ज। इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे, पॉइंट चार्जेज का कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट चार्जेज। बाकी पॉइंट चार्जेज के बारे में तो हमने आपको बताया ही है, और भी डिटेल में थोड़ा देख लो 1 मिनट। जैसे मान लो कि ये 2 छोटे छोटे चार्ज हैं, ये 1 कूलम्ब है, ये 1 कूलम्ब है, ये पॉइंट चार्जेज है। चलो ठीक है।
अब ये पॉइंट चार्जेज है, मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो घटते जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इस तरह से बढ़ाते चलो कि दोनों के बीच का डिस्टेंस घटे, लेकिन इतना ना घटे कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही खत्म हो जाए। आप इतना डिस्टेंस को बढ़ाओ कि फोर्स लगे और उस लास्ट पोजीशन पे लेके जाओ जहां तक ये फोर्स लगा सकता है। जैसे कि ये इसको आपने उठा के ले आया यहां पे, इसको उठा के ले आया यहां पे, इसको हटा दो, ठीक है। अब क्या करते हो, ये प्लस है, ये प्लस है, जो पहले यहां था अब यहां आ गया, जो पहले यहां था वो यहां आ गया। डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो कम हो गया होगा। लेकिन अब क्या है कि जब थोड़ा सा आगे ले जाते हो ना इसको उधर या इसको इधर, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये लास्ट पोजीशन पे अब दोनों है। तो जब ये दोनों लास्ट पोजीशन पे है, कहने का मतलब है कि अब जब डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो फोर्स खत्म हो जाएगा, यही हुआ लास्ट पोजीशन पे कहने का मतलब। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों चार्जेज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। जितना ये लगाएगा इसके ऊपर उतना ही ये भी लगाएगा इसके ऊपर। तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इस तरह से बढ़ाओ कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगाए, इक्वल फोर्स लगाए, तो वो हो जाते हैं उस कंडीशन में पॉइंट चार्जेज, ठीक है। यही होता है पॉइंट चार्जेज। चाहे चार्ज ये बड़ा हो या फिर छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप इस तरह से रखो कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाए, तो वो होते हैं पॉइंट चार्जेज। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, चाहे चार्ज छोटा हो या फिर बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो इसलिए बोलते हैं कि मतलब चार्ज बड़ा है तो वो पॉइंट चार्जेज नहीं है, और पॉइंट चार्जेज का मतलब छोटे छोटे चार्जेज। जो चार्जेज बड़ा भी है, अगर हम उसको अपने से दूर रख देते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे रखते हैं, तो वो छोटा दिखने लगता है, तो हम कहते हैं कि अब वो पॉइंट चार्जेज हैं। इसलिए इसको हम समझाने के लिए इसे बोलते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में पॉइंट चार्जेज का मीनिंग है वो यही होता है, चाहे चार्ज छोटा हो या फिर चार्ज बड़ा हो, दोनों चार्जेज को आप इतना डिस्टेंस पे रखो ताकि दोनों चार्जेज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाए। डिस्टेंस पे रखो, इतना डिस्टेंस पे रखो कि दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाए। जब दोनों चार्जेज कुछ डिस्टेंस पे रखने पर दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाने लगे, म्यूचुअल फोर्स लगाने लगे, तो उस कंडीशन में दोनों चार्जेज पॉइंट चार्जेज कहलाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट चार्ज का मतलब हमने बता दिया, वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन है कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। सेपरेशन बिटवीन चार्जेज शुड नॉट बी वेरी लार्ज। अब कहता है कि सेपरेशन का मतलब होता है बच्चे डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। सेपरेशन बिटवीन चार्जेज शुड नॉट बी वेरी लार्ज। दो चार्जेज हैं, उन दोनों चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा से कहने का मतलब, अब दो चार्ज है, अब उन दोनों चार्जेज के बीच का डिस्टेंस आपने कर दिया 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो इसका तो कोई मतलब ये नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये डिस्टेंस है, सेपरेशन यही है। ये सेपरेशन बढ़ेगा, फोर्स क्या होगा? घटेगा। अब दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आप इतना ज़्यादा कर रहे हो कि दोनों के बीच में फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो आप इतना मत बढ़ा दो कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए। इतना रखो कि फोर्स लगता रहे, ठीक है। यही इसका मतलब होता है कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है आप इतना ज़्यादा मत कर दो कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही खत्म हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है ना, वो उन दोनों के बीच के सेपरेशन पर भी डिपेंड करता है। सेपरेशन बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। अब सेपरेशन आपने बढ़ा करके बहुत ज़्यादा कर दिया तो फोर्स बहुत ज़्यादा घट जाएगा। और कभी सिचुएशन ऐसा आएगा कि फोर्स बिल्कुल ही नहीं लगेगा, अगर आप सेपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो, ठीक है। यही इसका मतलब होता है कि सेपरेशन जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मत रखो,
ताकि फोर्स ही न लगे। ठीक है, अब एक कंडीशन और भी है, नेक्स्ट है हमारा आपके है क्या, नेक्स्ट ये है कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। इसका क्या मतलब हो गया? अभी तो आप बोलेंगे सर, अभी तो आप बोल रहे थे कि दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो फोर्स नहीं लगेगा, ज्यादा कर दोगे तो फोर्स नहीं लगेगा। अब बोल रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। अब बोल रहे हैं कि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम भी नहीं होना चाहिए। आप तो कह सकते हो सर कम होगा तो क्या होगा, और फोर्स लगेगा ज्यादा, क्योंकि दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ऐसे तो आप बोल सकते हो। ये क्या हो गया? तो देखो इसमें क्या होता है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। दो चार्जेज आप लिए Q1 Q2, अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस जो R है, ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब कितना कम नहीं होना चाहिए, यही हमको समझना है। बहुत ज्यादा रखोगे तो वो भी ठीक नहीं है, तो भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर बहुत कम रखोगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा, तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो कितना कम नहीं होना चाहिए ये जानना है। ठीक है, इसका मतलब देखो होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान चीज है ये क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े हैं कोई एटम है, उस एटम का एक न्यूक्लियस लेते हैं। ये एटम का ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एटम का न्यूक्लियस है ये। ठीक है, एटम का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो होता है प्लस चार्ज। ढेर सारे प्रोटॉन होते हैं ना, इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्लस चार्ज होते हैं। जब इस न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, तो प्लस चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस न्यूक्लियस के अंदर प्लस चार्ज है, क्या है, प्लस चार्ज है। ये प्लस चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस तो फिर फट जाना चाहिए, न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं ऐसा होता है? क्योंकि यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये जो इसके अंदर ये चार्ज होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन होता है ना न्यूक्लियस के अंदर। ये प्लस चार्ज किसका चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज है। यानी सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, इसके अंदर करते हैं। जब रिपेल करते हैं तो रिपल्सन फोर्स वहां लग रहा है, तो न्यूक्लियस तो फट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है, कहने का मतलब है जब ये प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के बाहर से ये, जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसके अंदर मान लीजिए कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन इधर से आप रिपेल कर रहा है इसे, लेकिन ये इसे इधर इसको दबा रहा है, इसे न्यूक्लियस ये इसको ऐसे दबा रहा है, इसे जो इधर से दबा रहा है, इसको फटने से रोक रहा है, वो है न्यूक्लियर फोर्स। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, वो ज्यादा होता है किससे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है उसके द्वारा लगने वाला फोर्स है। प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस न्यूक्लियस के अंदर। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो वीक होता है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। तो क्यों वीक हो गया ये फोर्स, क्यों वीक हो गया, इतना कम क्यों हो गया? ये जो इसके अंदर जो ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोटॉन जो लगा रहे हैं प्रोटॉन पे, वो वीक क्यों हो गया और ये स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? ये वीक इसलिए हो गया कि देखिए एक जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है, वो रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर।
ये होता है, कितना होता है 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। ये देखो बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। और इसी डिस्टेंस, ये जो न्यूक्लियस का जो, एक मिनट, ये जो बच्चे न्यूक्लियस होते हैं, इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10 टू द पावर माइनस 15, ये होता है। और इसी डिस्टेंस के अंदर सारे प्रोटॉन यहां प्रेजेंट होते हैं, प्लस चार्ज, ठीक है। और जब इतने डिस्टेंस के अंदर, अगर इतने डिस्टेंस या फिर इससे कम डिस्टेंस के अंदर अगर कोई भी चार्ज अगर होता है ना, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बहुत बहुत कम हो जाता है। यानी कि मान लो कि नहीं के बराबर लगता है। अगर मान लो कि कोई एक चार्ज है, प्रोटॉन है ये, और एक प्रोटॉन ये भी है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस है 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ये फोर्स होगा, ये बहुत बहुत कम हो जाएगा। मतलब बहुत कम, मान लो कि लगभग 0 हो जाएगा, ठीक है, लगभग 0 हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहां लिखा गया है, अभी अभी जो हमने लिखा था कि दो चार्जेज का जो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आर होना चाहिए, दो चार्जेज के बीच का जो डिस्टेंस, ये आर होना चाहिए, ये आर होना चाहिए ग्रेटर देन 10 टू द पावर माइनस 15 एम, इससे ज्यादा होना चाहिए। ये जो आर होना चाहिए, ये डिस्टेंस, वो इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे, ये जो आर होना चाहिए इससे ज्यादा होना चाहिए। तभी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक एप्रोप्रिएट फोर्स लगा पाएंगे और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वो फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, नहीं तो उसका इफेक्ट ही देखने को नहीं मिलेगा, उसका इफेक्ट अप्रोक्सीमेट 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज होता है। तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बच्चे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। बाकी जो इसका न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये कम इसलिए हो जाता है ना कि ये जो प्रोटॉन होता है, इसके अंदर जो प्रोटॉन होता है वो एक बहुत कम डिस्टेंस के अंदर होता है। जैसे कि हमने क्या बताया, 10 टू द पावर माइनस 15, इस रेंज के अंदर यहाँ पे सारे प्रोटॉन है। अगर इस रेंज के अंदर अगर प्रोटॉन है तो ये फोर्स यहाँ पर लगभग 0 हो जाता है, वो फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, यही चीज। तो बच्चे ये तो आपका हो गया कूलॉम्स लॉ। यही थे हमारे कूलॉम्स लॉ का लिमिटेशन, जिसमें कि आपको हमने बताया, आज हमने आपको क्या क्या बताया है बच्चे। आज हमने आपको जो जो बताया है, पहले उसको एक बार हम आपको रिमाइंड कर देते हैं। हमने आपको बताया है कूलॉम्स लॉ, क्या बताया है, कूलॉम्स लॉ बताया है। जिस कूलॉम्स लॉ में हमने आपको बताया है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज, Q1 Q2, ठीक है, ये रूल है। अब इसी में था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये बताया हमने। फिर इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास एक फॉर्मूला बना। क्या फॉर्मूला बना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, यहां से इसको, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हटाया तो कांस्टेंट रखा, कांस्टेंट के रखा, बन गया Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया, जहां पर ये क्या है, के क्या है, ये के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ये के है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको रखना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखना है। कहां के लिए, वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए आपको के का वैल्यू इतना रखना है, या फिर के के जगह पे आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी वैल्यू, जो के का वैल्यू होता है वही वैल्यू इसका भी होता है, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आपको लेना है। यानी कि आप इस फॉर्मूला में के जगह पे आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि ये बन गया एफ इक्वल टू Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया आपका
दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है वो निकालने के लिए, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या फिर रिपल्सन फोर्स हो। ये आपको हमने बताया है कूलम्ब्स लॉ में। उसके बाद हमने आपको क्या बताया, उसके बाद हमने आपको बताया है आज, उसके बाद हमने आज आपको बताया है बच्चे कि यूनिट एंड डायमेंशन किसका किसका, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। ये हमने आपको बताया है कि ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट या फिर ये जो होता है परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो होता है फॉर फ्री स्पेस, ये क्या होता है मैंने आपको बताया है। इसका वैल्यू क्या होता है वो भी हमने आपको बताया है। के का वैल्यू क्या होता है वो भी हमने आपको बताया है। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये चीज मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमने आपको क्या और बताया है, उसके बाद हमने आपको बताया है कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ ये हमने आपको बताया है। लिमिटेशन में हमने क्या बताया है कि चार्जेज जो होना चाहिए वो स्टैटिक चार्जेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। दूसरा हमने बताया था कि चार्ज जो होना चाहिए पॉइंट चार्ज होना चाहिए, यानी छोटे छोटे चार्ज होना चाहिए। और तीसरा में हमने क्या बताया है कि दो चार्ज के जो बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, यानी आर जो होना चाहिए वो बहुत वेरी लार्ज नहीं होना चाहिए। और क्या बताया हमने कि दो चार्जों के बीच का जो डिस्टेंस आर है वो वेरी स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, वेरी स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। आखिर कितना स्मॉल नहीं होना चाहिए, यानी कि कितना स्मॉल नहीं होना चाहिए, जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है और उसके न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है 10 टू द पावर माइनस 15, इतना या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना या फिर इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत कम डिस्टेंस है, ये बहुत बहुत कम लेंथ है। ठीक है, इतना अगर डिस्टेंस पे अगर कोई दो चार्जेज हैं तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, उसका कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए, ये चीज मैंने आपको बताया। तो चलिए बच्चे एक काम करते हैं, कूलम्ब लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। चलिए कूलम्ब लॉ से एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, कूलम्ब लॉ से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। कूलम्ब लॉ से एक क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन बनाइए कूलम्ब लॉ से, कैलकुलेट द नेचर ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द नेचर ऑफ फोर्स एंड फोर्स बिटवीन गिवन चार्जेस। कैलकुलेट द नेचर ऑफ फोर्स एंड फोर्स बिटवीन गिवन चार्जेस। जैसे कि आपके पास दो चार्जेस दिए गए हैं, एक है Q1 ये, और एक चार्ज है आपके पास Q2, कुछ इस तरह से आपको दे दिया गया है। ठीक है, और ये Q1 का जो वैल्यू है आपको बता रहा 4 माइक्रोकूलम, और Q2 का जो वैल्यू है वो बता रहा आपको -10 माइक्रोकूलम, ये बता रहा -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस का जो बीच का डिस्टेंस है वो बता रहा है आपको 10 सेंटीमीटर। कितना बता रहा, 10 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, कैलकुलेट द नेचर ऑफ चार्ज। अब नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द नेचर ऑफ फोर्स, यानी कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, उसका नेचर क्या है। नेचर से करने का मतलब अट्रैक्टिव नेचर का है या फिर रिपल्सिव नेचर का है, ये आपको बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो फिर कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ये भी आपको कैलकुलेट करना है कूलम्ब लॉ से। क्योंकि कूलम्ब लॉ से ही तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। कूलम्ब साहब ने यही बताया है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आप
इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, कूलाम ने जो अपना लॉ दिया है उससे फाइंड कर सकते हैं, कूलाम साहब तो यही बता रहे हैं। तो चलिए आप इसको बनाते हैं, आप भी ट्राई कीजिएगा। देखिए पहले क्या है, जैसे ये 4 माइक्रोकूलम है, ये -10 माइक्रोकूलम है, तो ये इसका मतलब प्लस चार्ज है और ये माइनस है। तो अगर एक चार्ज प्लस होते हैं और एक माइनस होते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है बच्चे? अट्रैक्शन होता है जी, अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो यहाँ पर तो सबसे पहली बात है कि जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ फोर्स इज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों? क्यों नेचर ऑफ फोर्स अट्रैक्टिव क्यों है? इसलिए कि एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है। तो प्लस माइनस क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अगर हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये माइनस वाला जो है ना इसको इधर खींचेंगे और ये प्लस वाला जो है ये इसको इधर खींचेंगे, दोनों एक दूसरे को अपने और अट्रैक्ट करेंगे। तो जितना फोर्स से ये इसको अपने और खींचेंगे उतना ही फोर्स से ये भी इसको अपने और खींचेंगे। बस सेम चीज है, दोनों एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो अब देखो ये तो पता चल गया। अब हमें निकालना है इसका इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? F = क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R²। ये दोनों एयर में रखा, दोनों चार्ज जो है ना वो कहाँ पे रखा हुआ? मान लेते हैं एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ है। ये भी लिखा रहेगा एयर में या वैक्यूम में रखा हुआ। कहीं दूसरी जगह रहेगा तो फिर K का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय 4πε0 R²। ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चे, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला, चूंकि K = ही ये होता है। ठीक है ना, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके तो फोर्स निकाल लेंगे। चलिए अब निकालते हैं। थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसको, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए बच्चे अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे Q1, आपके पास Q1 कितना है? 4 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है, माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना है। तो ये बताओ कि बच्चे, ये बताओ कि एक माइक्रोकूलम में कितना कूलम होता है? 10⁻⁻6 कूलम होता है। याद रखिएगा, एक माइक्रोकूलम में इतना कूलम होता है, 10⁻6 कूलम होता है। तो यहां पर 4 माइक्रोकूलम है, तो 4 माइक्रोकूलम में कितना होगा? यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 10⁻6 कूलम, इतना कूलम हो जाएगा। ठीक, अब है Q2। Q2 कितना है आपके पास? Q2 है -10 माइक्रोकूलम। ये देखिए माइनस बता रहा है नेचर ऑफ चार्ज। क्या बताता है? नेचर ऑफ चार्ज। तो हमें नेचर ऑफ चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से, इस चार्ज के अमाउंट से। तो अमाउंट से अगर हमें मतलब है तो हम माइनस साइन को नहीं लिखेंगे, कहीं नहीं लिखते हैं। अगर आप फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कूलम्ब्स लॉ ने फॉर्मूला दिया है उसमें Q1 और Q2 जो लिखा हुआ है उसमें कहीं पर आप साइन का यूज नहीं करेंगे, चार्ज के साइन का यूज। ठीक है ना, सिर्फ वहां पर मैग्नीट्यूड देखा जाता है चार्ज का, कि दोनों चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का है ये देखा जाता है। तो Q2 = कितना है आपके पास? 10 माइक्रोकूलम। इसको भी कूलम में चेंज कर देंगे तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। बाकी तो बच्चे आपको K का वैल्यू पता ही है, कितना होता है? 9 × 10⁻9, ये होता है K का वैल्यू। ठीक है, अब इस K के वैल्यू सब कुछ हमको पता है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, क्या होता है? K
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, तो के का वैल्यू कितना है हमारे पास 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 ये है Q1। अब है Q2 कितना है Q2 है 10 इंटू 10⁻⁻6, इसको हटा दो ये है। अब R भी हमारे पास देखिए ये दिया हुआ है R है ना। R का वैल्यू कितना है 10 सेंटीमीटर है ये। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्या होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। तो फिर 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा बच्चे, कितना मीटर हो जाएगा 1/100 इंटू 10 हो जाएगा, 1/100 इंटू 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 10/100, ये ना होगा 10/100 ये हो जाएगा। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, यानी कि ये हो गया 1/10। R इक्वल टू हमें निकल गया कितना 1/10। R इक्वल टू हमें निकल गया कितना 1/10। अब ऐसा कर सकते हैं इस 10 को 10 से 1 को डिवाइड कर दीजिए एक बार, कितना हो जाएगा 0.0 तो गया, कितना आया 0.1 ये 1 हो गया। चलिए इसे हम कर दिए इसको, अब इसको मिटा देता है। अब इसको आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को अगर आप हटा देते हो यहाँ से, तो पॉइंट को हटाओगे ना यहाँ से, तो ऊपर में एक 10 चला जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ आप इस तरह से लिखो, इस 9 को, इस 4 को ऐसे लिखो, एक जगह कर लो 9 इंटू 4 और 10 वाला जितना है सबको एक जगह कर लो। 10 वाला जितना है 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 फिर है -6 इंटू, अब क्या क्या है, एक 10 तो यहां नजर आ रहा है और एक 10 यहां नजर आ रहा है, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा 10⁻2। और कुछ बच रहा है नहीं बच रहा, चलिए कर लेते हैं 9 इंटू 4 इंटू 10⁻9 और 10⁻2 कितना होगा 9 2 11 हो जाएगा। तो 10⁻11 इंटू 10⁻−12 ये हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 36 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -12 10⁻−1। ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया बच्चे, ये कैसे हो गया 1/10 तो ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया 9 2 11 10⁻−6 10⁻−6 ये कैसे हो जाएगा।
चलिए इसको बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कहाँ मिस्टेक हुआ है ये तो कांस्टेंट है। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू 10 टू द पावर -6, ठीक है। ये गलत कहाँ हुआ है वो देख लेते हैं, इसको हटा दीजिए। चलिए ठीक है, नीचे में जो हमें आर आया था वो आया था 1/10, ठीक है, आया था 1/10, यानी कि ये हो गया था यहाँ पे 1/10, इसको डिवाइड किए थे कितना आया था 0.1 का स्क्वायर आया था ये, ठीक है ना, 0.1 का स्क्वायर। तो अगर हम 0.1 का, चूंकि आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 0.1 का स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1, हम ऐसे इसको करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो यहाँ पे 0.1 है, इस पॉइंट को हटा करके यहाँ पर हम 10 लगा देते हैं, ठीक है। इसको भी हटा करके यहाँ पे हम 10 लगा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब क्या है, यहाँ पे क्या करना है, अब लिखिए 9 इंटू 4, अब है 9 इंटू 4 और 10 वाला को एक साथ लिखिए, 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6, उसके बाद लिखिए 10 टू द पावर ये 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 2, ये दोनों, ये 1 तो 2 हो गया। और नीचे में क्या बच गया हमारे पास, ये तो 1 इंटू 1 बच गया, 1 कुछ नहीं बचा नीचे में, अब 1 बचा बस। ये हो गया 36 इंटू, अब कर लीजिए इसको, ये 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर -6, कितना हो जाएगा, -6 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 इंटू, अब कितना बच रहा है 10 टू द पावर 9, 1 10 और 2 12, यानी कि बच रहा है फिर 10 टू द पावर 12, ठीक है। तो अब क्या बच गया 36 इंटू 10 टू द पावर -12 और यहां पर है +12, पावर तो जुट जाएगा, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो क्या बच जाता है यहां पे 36 इंटू 10 टू द पावर -12 +12, 10 टू द पावर 0 हो गया। ये जब 10 टू द पावर 0 हो गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, तो 10 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, इसीलिए हमें F इक्वल टू कितना निकला 36 न्यूटन निकला, 36 न्यूटन निकला। यानी कि इन दोनों के बीच में ये लगने वाला फोर्स है, दोनों के बीच में लगने वाला ये क्या है फोर्स है। समझ रहे हैं बात को, इतना ही फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, इतना न्यूटन का, ठीक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही था आपका क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब बच्चे आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे ये जो कूलॉम्स लॉ अभी आपने पढ़ा है, ये जो आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है कूलॉम्स लॉ, अभी अभी आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, जिसमें आपने ये पढ़ा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, या तो फिर आपने पढ़ा इसको Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ा, ठीक है। यही होता है कूलॉम्स लॉ। ये F इक्वल टू या तो ये लिखो या तो फिर ये लिखो, ये आपने पढ़ा है। ये कूलॉम लॉ का ये स्केलर फॉर्म है, कूलॉम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म है। यहां से सिर्फ आप मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो कि कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन वगैरह आप पता नहीं कर सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो आगे जो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में,
उसमें हम लोग कुलाम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये तो स्केलर फॉर्म में हमने लिख दिया कुलाम्ब्स लॉ को, चलो ठीक है, लेकिन कुलाम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बहुत फेमस होता है एनसीईआरटी के लिए। हर बोर्ड एग्जाम में जो होता है ये पूछ दिया जाता है कि कुलाम्ब्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखें। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, ये 12th के बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे, उसमें हम आपको सिखाएंगे कुलाम्ब्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आप इसको पढ़ करके आएंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।